हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों की बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है। जैसे पार्ट ए में जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट आपका वेक्टर अलजेब्रा है। हम उसके आज वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, इनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिटन एग्जाम होने वाले हो, चाहे मिड टर्म एग्जाम होने वाले हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखिए। जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है या मिड टर्म होने वाला है, उन लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जो भी इसमें क्वेश्चंस लाए गए हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जामिनेशन में हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आपके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। और जिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी मैं एक और लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि फर्स्ट यूनिट का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैथमेटिकल फिजिक्स के चारों यूनिट के मैं धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर जो कि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, यूनिट फर्स्ट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाई वी नीड वेक्टर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा से यही है कि हमको मतलब क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं नई जगह गए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आगरा गए। तो अगर आप नए जगह गए और आपसे बोला जाए, आगरा आप पहुंच गए किसी अपने फ्रेंड के घर पे, अगर आपसे बोला जाए आपको ताजमहल घूम के आना है अकेले, ठीक है, तो क्या वो पर्सन जो रहेगा वो आराम से ताजमहल देख पाएगा या जा पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता है। तो उसी प्रकार से फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो आपका डायरेक्शन है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसको इसीलिए हम लोग वेक्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आप लिख सकते हैं, इन फिजिक्स some physical quantities some physical quantities some physical quantities some physical quantities are not represented by only represented by only by only direction magnitude, but also there is required but also there is requirement of requirement of requirement of डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने लैंग्वेज में जो भी आपको
मतलब जो भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आप सोच पा रहे हैं उसको कन्वर्ट करके आप इस तरीके से लिख सकते हो, या मेरा भी लैंग्वेज आप कॉपी कर सकते हो। तो फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग वेक्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। तो आपसे बोल रहा है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट करके दिखाइए। तो कैसे स्केलर प्रोडक्ट, मतलब आप लोग जानते होंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हमको स्केलर रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इस जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ही आपका स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो हम लोग को बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है ना, एक बार सभी लोग आप लोग बताइएगा। देखिए आई ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ पे पुट कर देते हैं i प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, मतलब b वेक्टर की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि i और i कैप का जो डॉट होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, i डॉट i कैप अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जहां i का डॉट अगर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बेसिकली i का डॉट प्रोडक्ट होगा i के साथ, j का डॉट प्रोडक्ट होगा j के साथ, k का डॉट प्रोडक्ट होगा k के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा और i कैप मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, a डॉट बी वेक्टर की वैल्यू देखेंगे 12, जो कि एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो कि एक मैग्नीट्यूड दे। ठीक है, तो स्केलर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्केलर प्रोडक्ट कहा गया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अ यूनिट वेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये क्या आपका ये जो वेक्टर है ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम लोग आइए प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये आपका a कैप के बराबर मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या है, वेक्टर के ऊपर कोई भी आपका अल्फाबेट है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमको दिया गया है i प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बराबर पूछ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम एक कंडीशन जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो अब इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इस ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है मैग्नीट्यूड का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एक्स की जगह पे 1 है, तीनों जगह 1 ही है, क्योंकि आई के बाद 1 है, जे के बाद 1 है और के पहले 1 है। ठीक है, तो तीनों को 1 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
है, जो ये वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको रिजल्ट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट हेडिंग लिखिएगा और यहाँ पे बोलिएगा दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, कई बार आपसे क्वेश्चन आपके हो सकता है अगले आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द कोप्लेनर कंडीशन ऑफ थ्री वेक्टर। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, तो ये बोल रहा है कि उनमें से कौन सा जो आपके थ्री वेक्टर के जो कैसे कौन से रूल हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कोप्लेनर कंडीशन को बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू अगर 0 के बराबर प्रूफ कर दे रहे हैं, तो ये हम लोग कहेंगे कि अगर मैं एक प्लेन ले लेता हूं तो तीनों वेक्टर आपके क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं A B C वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जो कि किसी एक प्लेन में लाई करते हैं उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, the coplanar condition of three vector is given by the scalar triple product इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज बना के लास्ट में ये वाला फॉर्मूला ब्रैकेट में कर दीजिएगा, आपको पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो वेरी शॉर्ट होते हैं आपके 2 नंबर के होते हैं, शॉर्ट जो होते हैं 4 नंबर के होते हैं, और आपका जो लॉन्ग होता है 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन इक्वल वेक्टर विथ एग्जांपल। इक्वल वेक्टर बताना है विथ एग्जांपल, तो इक्वल वेक्टर का पहले डिफिनेशन लिखते हैं। इक्वल वेक्टर कौन कौन से इक्वल वेक्टर का एग्जांपल मतलब क्या है, इफ टू वेक्टर, इसका डिफिनेशन क्या है, इफ टू वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and equal in direction and equal in units, then this vector is known as equal vector, known as equal vector। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि जो आपका इक्वल वेक्टर का डिफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर एक वेक्टर दिया गया है, अगर एक और वेक्टर, अगर मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर दिया गया है और ए वेक्टर के अलावा हम एक और सेकंड वेक्टर ले लेते हैं बी वेक्टर, अगर इसका डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका यूनिट सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर है, ये ए का इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग फोर्स का एग्जाम्पल लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है, F1 फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये जो F2 लग रहा है, जो दूसरा मान लेते हैं कि उसी एक और बॉडी है जिसपे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, तो इसको आइए देखते हैं। देखिए 10 इसका मैग्नीट्यूड है, हम लोग जानते हैं परिमाण जिसको कहते हैं, 10 आपका क्या है, परिमाण है, तो परिमाण तो बराबर है, यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो गया। दूसरा, इसका जो आपका डायरेक्शन होना चाहिए ये भी आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो है वो आपका सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन आपका सिमिलर नहीं है
तो हम लोग कहेंगे ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम्पल में लिखना पड़े तो 10 न्यूटन यहाँ पे ईस्ट लिखिएगा, तब आप कह सकते हो कि F1 वेक्टर किसके इक्वल है, F2 वेक्टर के इक्वल है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आप लोग दिखा देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर विथ एग्जाम्पल, मतलब पूछा था आपसे क्वेश्चन कि डिफाइन इक्वल वेक्टर विथ एग्जाम्पल, यहां से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जूलॉजी के भी क्लासेस आपके चलेंगे, ठीक है, उसको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिलते रहेंगे सारे वीडियोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी शॉर्ट का, फाइंड द एडिशन ऑफ ए वेक्टर जो कि कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर इक्वल टू 4k कैप एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। तो हम लोग मान लीजिए कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एडिशन करना है। तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के बराबर है और b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4k कैप के बराबर है। इन दोनों को ऐड करना है तो a प्लस बी बेसिकली हम लोग को निकालना है। a प्लस बी वेक्टर अगर निकालेंगे तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और यहाँ पे प्लस 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे i का कोई टर्म नहीं है, j का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो एडिशन हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप 5 और प्लस 4 कर देंगे तो यहाँ पे 9k कैप के बराबर हो जाएगा a प्लस बी, मतलब a प्लस बी जो आया रिजल्टेंट आया, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताइए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 81 रख देंगे और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 91 101 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 101 इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, एक तो रिजल्टेंट हमने पहले फाइंड आउट किया और रिजल्टेंट के साथ साथ इस प्रकार से यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ए वेक्टर की वैल्यू हमको पता है और पूछ रहा है कि इसी के डायरेक्शन में मान लीजिए ये आपका यूनिट वेक्टर जो कि ए कैप से दिखाया गया है, ए कैप से, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर के ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन गया। तो ए कैप की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। ये मैंने आपको क्लासेस में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ए कैप की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू हमको पता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आपका 1 का स्क्वायर 1 आपका 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप अपॉन यहाँ पे 4 4 8 प्लस 1 9 और 9 का रूट होता है 3। तो यहाँ पे a कैप की वैल्यू जो हो गई वो कितने के बराबर हो गई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 के बराबर हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कोई सा भी आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है तो आपको न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे, थ्योरी आपका थोड़ा सा कम रहेगा।
थ्योरी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी में रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका एंड हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे हमारा लेक्चर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए केवल, जैसे मैं बात करूं पार्टिकुलरली बीएससी मैथमेटिक्स की, तो केवल आपको 1250 रुपीज में वन टाइम पेमेंट करना है। आपके जो जो सब्जेक्ट रहेंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैट्स, ये चारों सब्जेक्ट, जो भी 3 कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट के होंगे, इन सारे के क्लासेस केवल वन टाइम पेमेंट 1250 रुपीज में हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स में आपको जो क्लासेस, जो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, सभी यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड, और आपको इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ में आपको कोर्सेज कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये था बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को जो भी अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखना है यहाँ पे मैं लिखने का तरीका और साथ साथ कैसे क्वेश्चन को करना है या क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर विथ एग्जांपल। तो पहले हम लोग, चूंकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले हम लोग को पोजीशन वेक्टर जानना पड़ेगा, तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पोजीशन वेक्टर आप लोग को बताना है, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा 3D, मतलब कोई भी आपका एक्स वाई जेड एक्सिस अगर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी जगह स्पेस में किसी जगह एक पॉइंट है, उस पॉइंट के पोजीशन को अगर बताना है, तो उस पोजीशन या उस पॉइंट के लोकेशन को अगर बताना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। इसको हम लोग आर वेक्टर से दिखाते हैं, और जो आर वेक्टर, चूंकि पोजीशन आपका वेक्टर होता है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, और हाँ ओरिजिन, किसी भी, जो भी आप पोजीशंस को बताएंगे किसी पॉइंट के, अगर आप पोजीशन को मान लीजिए बता रहे हैं 3D स्पेस में, तो उस पॉइंट को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे। कोई आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का आपको क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन बताना पड़ेगा। और जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो उस रेफरेंस पॉइंट से पी की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। कैसे, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम मान लीजिए कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ओ ओरिजिन आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट पी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके अगर पोजीशन को अगर मैं बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं, यहां से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं, और यही जो आर वेक्टर है, यही आर वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और जो आर वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो ओ से पी की तरफ जाते हुए आगे बढ़ते हुए होता है, मतलब आर कैप जो होता है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपसे बोला गया डेफिनेशन, पहले आप पोजीशन वेक्टर हेडिंग लिखिएगा, फिर उसके अंदर डेफिनेशन आप हेडिंग डाल भी सकते हैं, नहीं भी आप अगर इसको डेफिनेशन को हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आप पोजीशन वेक्टर बीच में हेडिंग लिखिएगा, उसके नीचे इसका डेफिनेशन लिखिएगा। अ वेक्टर दैट सिंबलाइजेस
either the position or the location of any given point with respect to any reference point like origin। तो यहाँ पे वही बातें बताई गई हैं कि जो वेक्टर होता है ये आपके पोजीशन को बताता है किसी भी पार्टिकल के विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट लाइक ओरिजिन, जैसा कि रेफरेंस पॉइंट आपका ओरिजिन हो। ठीक है, the direction of position vector always points from the origin to that vector towards a given point। मतलब जो पॉइंट दिया गया है ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जाते हुए उस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, यहाँ पे देखिए ये 2D के लिए बात किया गया है। यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2D के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो अगर आपको 3D के, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर 2D, तो आप लोग केवल 3D के लिए लिखिएगा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए मैं 3D के लिए अगर फॉर्मूला लिखूं तो कैसा हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपका चेंज होके क्या हो जाएगा फॉर 3D। अगर 3D रीजन की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस पे लिया गया था। तो अगर आपके इनके पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट के 2, 3, 4 अगर आपको पॉइंट दिए गए हैं, अगर इस प्रकार से पॉइंट आपको पता है, तो अगर पोजीशन वेक्टर बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आर वेक्टर लिख के 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से अगर पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर बताइए, तो केवल यहाँ पे क्या करना है, आई कैप लगाना है, यहाँ पे जे कैप लगाना है, यहाँ पे के कैप। क्यों लगा रहे हैं आई के जे कैप यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की वैल्यू बता रही है, ये वाई की वैल्यू बता रही है, ये जे की। और हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई पे जे कैप और जेड पे के कैप होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हमने स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो 3D के लिए जो पोजीशन वेक्टर है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर के लिए आप लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3D के लिए है, ये 2D के लिए है। आपको केवल यहाँ पे 3D के लिए लिखिएगा, 2D के लिए आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3D के लिए बस केवल आप दिखाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अब समझना आसान हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल है जो P पॉइंट पे पहले प्रेजेंट था, वो फिर कुछ टाइम बाद मूव करके Q पॉइंट पे चला गया, तो जो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट वेक्टर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं फिगर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक्सिस आपको दिया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और यहाँ से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोई पार्टिकल पहले यहाँ पे प्रेजेंट था P पॉइंट पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था R1 वेक्टर। अब तो पोजीशन वेक्टर पता चल गया, तभी तो हम लोग इसके पोजीशन को बता पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ये पार्टिकल मूव करके कुछ टाइम बाद Q पॉइंट पे चला गया, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस पॉइंट P और Q के बीच में, या लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q
कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है यहां से यहां तक, यही जो वेक्टर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर जो कि हेड एंड टेल से मैच हो, देखिए यहाँ पे हेड और टेल मैच कर रहा है दो वेक्टर का, जो कि एक ऑर्डर में हो, तो तीसरा वेक्टर जो कि अपोजिट ऑर्डर में होता है वही उसका रिजल्टेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे R1 और R एक ऑर्डर में है, R2 आपका क्या है, रिजल्टेंट के रूप में दिखेगा। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, R वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे R वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता सकते हो। ठीक है, यूनिट 3 भी अभी आपका मान लीजिए कि अगले हफ्ते में आपका यूनिट 3 भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी वीडियोस आप लोग के लिए आते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी आपको ये लेक्चर्स आने वाले रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे आप लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट शोज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ये शॉर्टेस्ट पाथ को दिखाता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या हम लोग कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए 2D वाला फिगर बना के आपको बताया गया है, यहाँ पे आप चाहें तो 3D, यहाँ पे एक 3D लाइन भी खींच सकते हैं जेड एक्सिस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आर वेक्टर जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का काम कर रहा है, ये आपका निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सेस पे दिखा के बताया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ आपसे हेलो, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आते हैं शॉर्ट के दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि आपसे कहता है कि डिफाइन स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर विथ एग्जांपल। तो स्यूडो स्केलर क्या होता है, स्यूडो वेक्टर क्या होता है, इसको आइए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले इसको जानने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, एक टर्म आपको जानना पड़ेगा, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पहले आप डिफाइन मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर को मैं फिर डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, आपसे एक अपनी प्रॉब्लम आप लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है बच्चों, कि आपका अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस, मान लीजिए 3D कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस है, अगर इस पे हम लोग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो ये क्या कर देता है, अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को जस्ट अपोजिट कर लेता है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाता है। ठीक है, या हम लोग कह ले कि अपने साइन को फ्लिप कर लेता है, अगर यहाँ पे 2 3 4 इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे -2 -3 -4 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट राइट हैंड कोऑर्डिनेट में चेंज हो जा रहा है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पहले आपको पता होना चाहिए, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर पढ़ने से पहले। और अब आइए, अब देखिए हम लोग स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर को समझने की कोशिश करते हैं। स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर, स्यूडो स्केलर। तो एक बॉक्स मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स आपका बहुत, अगर आप ये बॉक्स याद कर लेंगे तो आपका स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर के डिफिनीशन लिखने में और आपको इसको अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
एक लाइन खींच दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका, पहले हमको कौन कौन से वेक्टर पता है, एक वेक्टर, एक स्केलर पता है, वेक्टर पता है, और स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो सभी सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको, अभिषेक आपके लिए जो एमसीक्यू क्लासेस है, अभी इस लेक्चर के बाद मैं इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक यूनिट पे, जो भी, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, सभी यूनिट के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी लेक्चर के बाद तुरंत बाद मैं इस चैप्टर का यूनिट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर की मैं बात कर रहा, तो यहाँ पे स्केलर पहला है, स्केलर हमको पता है, वेक्टर पता है, और इसके बाद आपका आता है स्यूडो स्केलर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर। ये टेबल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर स्केलर के साथ क्या होता है, फिर वेक्टर के साथ क्या होता है, आज इस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं स्केलर। स्केलर में क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन होती है कि नहीं, स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे राइट हैंड कोऑर्डिनेट, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट मतलब चेंज कैसे होगा, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो आपका पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर नो इनवेरिएंट रहती है, यहाँ पे इनवेरिएंट लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में चेंज हो सकता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या रहता है, आपका साइन को चेंज करता है, साइन चेंज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर की। स्यूडो स्केलर क्या होता है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर इनवेरिएंट रहता है, इनवेरिएंट, सॉरी, साइन को चेंज करता है। यहाँ पे आप लिखिएगा साइन चेंज। और जो आपका स्यूडो वेक्टर होता है, ये आप पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये साइन को चेंज नहीं करता है, मतलब इनवेरिएंट रहता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्यूडो स्केलर क्वांटिटी, स्यूडो स्केलर है तो स्केलर कैसे साइन को चेंज करेगा, और स्यूडो वेक्टर जो है वो कैसे इनवेरिएंट रहेगा। अब इस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए कैसे आप यहाँ पे स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर को मैं कैसे बताऊं, आप देखिए समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि कैसे ये साइन को चेंज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग को इसको जानने से पहले हम लोग को स्यूडो क्या जानना पड़ेगा, स्यूडो वेक्टर जानना पड़ेगा। एक बार पेन चेंज कर लूं। स्यूडो वेक्टर पहले क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। स्यूडो वेक्टर का पहला एग्जांपल जैसे है एरिया। एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मान लीजिए ए और बी से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी से अगर हम लोग इसको दिखा रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ को इसके, तो एरिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या लेंथ और ब्रेथ के ही फॉर्म में लिख लीजिए, एल क्रॉस बी के रूप में लिख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं जो आपका लेंथ है ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वेक्टर क्या वेक्टर क्वांटिटी क्या करता है, साइन को चेंज करता है। तो यहाँ पे यल वेक्टर साइन चेंज करेगा। और जो बी वेक्टर है, जो ब्रेथ है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी साइन को चेंज करेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इस डायग्राम को याद रखिएगा, इस फिगर को याद रखिएगा, तो आपको हमेशा स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका, तो माइनस और माइनस मिलके ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मतलब यल क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका इनवेरिएंट रह रहा है। ठीक है, मतलब जब एरिया को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका इनवेरिएंट रह रहा है जब इस पे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। ऑन अप्लाइंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑन अप्लाइंग
यहाँ पे पूरा पूरा जो गेम है किसके पास है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे। ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर आराम से बता सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यल का साइन चेंज होगा, बी का साइन चेंज होगा, ओवरऑल माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्यूडो वेक्टर होता है तो एरिया आपका क्या है, एरिया इज अ स्यूडो वेक्टर। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका टॉर्क। टॉर्क का एग्जांपल ले सकते हैं। टॉर्क आपका क्या होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। आर भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, एफ आपका फोर्स वेक्टर है ही। तो यहाँ पे अगर ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे अगर हम लोग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जब पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आर अपने साइन को चेंज कर लेगा क्योंकि ये वेक्टर है, एफ भी अपने साइन को चेंज कर लेगा, ये भी वेक्टर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो आर क्रॉस एफ है ये आपका उसी के बराबर आ गया जितना ये पहले था। तो मतलब जो टॉर्क होता है वो आपका पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर इनवेरिएंट रह रहा है। तो इनवेरिएंट रहने का इसका मतलब ये है कि जो टॉर्क है आपका क्या है, टॉर्क है ये आपका स्यूडो वेक्टर है, स्यूडो वेक्टर है। ठीक है, तो टॉर्क इज अ स्यूडो वेक्टर, यहां से हमने बता दिया। ठीक है, तो ओरिजिनली आपका इस प्रकार से जो स्यूडो वेक्टर होते हैं इस प्रकार से आप शो अप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए स्यूडो टॉर्क हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्केलर की, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर की। तो अब आ जाते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। लैंग्वेज देखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि स्यूडो स्केलर का एग्जांपल क्या क्या होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं स्यूडो स्केलर इज अ क्वांटिटी, इसका डिफिनीशन ध्यान से देखिएगा। और स्यूडो स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक अ स्केलर एक्सेप्ट दैट इट चेंजेस साइन अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बता रहा है कि स्यूडो स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक अ स्केलर, मतलब ये स्केलर की तरह तो बिहेव करता है लेकिन ये क्या करता है, अपने साइन को चेंज करता है अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्यूडो स्केलर ऐसा नहीं कि कोई अलग सी क्वांटिटी है, ये भी स्केलर की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन जब भी हम स्यूडो स्केलर का ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो ये रोटेशन क्या करते हैं, वो अपने साइन को चेंज करता है। अगर वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका स्यूडो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन, व्हाइल ओनली स्केलर और ट्रू स्केलर, कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में स्केलर को ट्रू स्केलर नाम से भी दिखाया जाता है, डज नॉट चेंज इट साइन अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं पे मैं बताया अभी टेबल में कि जो स्केलर क्वांटिटी है उस पे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर साइन को चेंज नहीं करता है। चेंज इन साइन मींस द चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन साइन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ट्रू स्केलर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इनवेरिएंट रहेगा, स्यूडो स्केलर पे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो साइन को चेंज करेगा। और अब देखिए स्यूडो स्केलर का एग्जांपल हम लोग कैसे बता सकते हैं। अगर मैं एक वेक्टर ले लूं और एक स्यूडो वेक्टर ले लूं, अगर मैं एक वेक्टर ले लूं और एक स्यूडो वेक्टर ले लूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूं तो ये जो आपका जो टर्म निकल के आएगा वो साइन चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो स्केलर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। वेक्टर और स्यूडो वेक्टर को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं तो आइए अब एग्जांपल के पास फिर से चले आते हैं हम लोग। देखिए हमको क्या पता है कि टॉर्क जो है आपका स्यूडो वेक्टर है। अगर मान लीजिए टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ करवा देता हूं, ए वेक्टर मान लीजिए है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो टाउ टाउ का जो, अगर हम लोग क्या लगाएंगे, टाउ पे क्या लगाएंगे, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पे जो टाउ है ये अपने साइन को क्या करेगा, ये क्योंकि स्यूडो वेक्टर है तो ये अपने साइन को चेंज नहीं करता है। अभी हमने देखा कि टाउ जो है कैसे साइन को चेंज नहीं करता है, तो ये साइन अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो टाउ आपका इसी प्रकार से रहेगा। अब ए वेक्टर, चूंकि ए आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे टाउ डॉट ए मतलब इसका साइन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो रिजल्ट स्टार्टिंग में जो हमने कंसीडर किया था वो लास्ट में आते आते वो अपने साइन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे साइन चेंज का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, एक स्यूडो स्केलर हो गया, स्यूडो स्केलर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर को आप बता सकते हो एग्जामिनेशन में विथ एग्जांपल, और यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, लेट अ नॉर्मल वेक्टर पी वेक्टर एंड स्यूडो वेक्टर इज ए वेक्टर। एक नॉर्मल वेक्टर लिया गया है जो कि पी वेक्टर है और एक स्यूडो वेक्टर ए वेक्टर के रूप में है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया गया। तो हम लोग जानते हैं पी अगर वेक्टर है तो ये साइन को चेंज करेगा, और ए वेक्टर यहाँ पे स्यूडो वेक्टर लिया गया है तो ये साइन को चेंज नहीं करेगा। तो मतलब ओवरऑल देखें तो ये पूरा साइन को चेंज कर दिया, और जब यहाँ पे साइन चेंज आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो स्केलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्यूडो स्केलर का एग्जांपल आप लोग दिखाइएगा। स्यूडो वेक्टर की बात करें, अंडर अ पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आप बताओगे, अगर अंडर अ पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और स्यूडो वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, स्यूडो वेक्टर क्या रहता है, रिमेन अनचेंज्ड, व्हाइल ट्रू वेक्टर चेंजेस इट्स साइन। हम लोग जानते हैं कि जो आपका स्यूडो वेक्टर होता है वो बिहेव्स लाइक किसके, आपका किसके तरह बिहेव करता है, कि वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन स्यूडो जो आपका वेक्टर होता है वो आपका पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर साइन को चेंज करता है, लेकिन जो स्यूडो वेक्टर होता है वो अपने आप को साइन को चेंज नहीं करता है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रू वेक्टर आपका यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में आप लोग इस प्रकार से फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ऑन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम लोग कंडीशन कहीं पे भी फॉर्मूले में आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक स्यूडो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, जैसा हमने टॉर्क लिया था, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, यहाँ पे बीच में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए टॉर्क जो होता है आपका स्यूडो वेक्टर होता है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है एरिया का, एरिया स्यूडो वेक्टर पी क्रॉस क्यू दिखाया गया है ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे माइनस रहेगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे दोनों जगह पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो दोनों साइन चेंज करेंगे क्योंकि वेक्टर है, तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो ये अपना इनवेरिएंट रह गया, हेंस एरिया इज द स्यूडो वेक्टर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एरिया जो है आपका स्यूडो वेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है टॉर्क का। टॉर्क का एग्जाम्पल अभी मैंने सॉल्व करके आपको बताया ही, टॉर्क का एग्जाम्पल बता दिया। इस प्रकार से ऑन अप्लाइंग पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एफ में भी साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इनवेरिएंट रहेगा, हेंस टॉर्क इज अ स्यूडो वेक्टर। इस प्रकार से आप कह सकते हो। यहां से आपका डिफाइन हो गया क्या, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें हमको बताना था कि स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड आल्सो फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू इफ ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना और सी वेक्टर इतना। तो अगर आपको तीन वेक्टर्स, पहले आपको तो बताना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद बताना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर इसका निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेडिंग डालिएगा और आपको इसको लिखना है, इट इज आल्सो नोन एज द मिक्स्ड प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
तो पहले इसको 3 नामों से और भी जाना जाता है। इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन में, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with cross product of टू अदर वेक्टर। मतलब आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का पहले मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के साथ अगर कर देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी के रूप में दिखाते हैं। और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पूरा वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, और मैग्नीट्यूड आपका कब मिलता है, जब आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस प्रकार से आप बॉक्स ऑफ एबीसी, इसको बॉक्स ऑफ एबीसी के रूप में भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया हो और आपसे पूछा हो ए बी सी की वैल्यू दी गई हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही करना है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं और करके लिख दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इस रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन हमने कर लिया। अब यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपका ए वेक्टर की वैल्यू पता है, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की और सी वेक्टर, तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, चलिए, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए वेक्टर की वैल्यू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप के रूप में ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 10j कैप प्लस माइनस 7k कैप, यहाँ पे 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 7k कैप के रूप में वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5i कैप प्लस 7i कैप माइनस 4k कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप के रूप में ये ए बी सी तीनों वेक्टर की वैल्यू दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। तो इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करिए, जो भी जितने भी वेक्टर, तीनों वेक्टर की जो जो वैल्यू दिए गए हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे पहला इसका आई कैप के बाद जो आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ पे 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस 10 है और माइनस 7 है। और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस 4 है। तीनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया इस प्रकार। अब इसको जब लिख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 को बाहर ले लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देखिए जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 का 4 के साथ आपका 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 आपका 49, 7 7 जा 49 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 49 हो जाएगा।
समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसी प्रकार से -5 को लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे और इनका इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाएंगे। यहाँ पे -5 है पहले से, हम लोग बीच में हमको पता है कि यहाँ पे प्लस लिया जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -5 था, यहाँ पे +5 हो जाएगा। और इसके रो और कॉलम को बंद करके जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -8 आएगा क्योंकि -4 है। और यहाँ पे बीच में माइनस था, यहाँ पे 35, 7 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका बंद है, यहाँ पे 7 5 जा 35 जो कि माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -7 है ना, तो 7 का जो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, और यहाँ पे -35 आ गया, क्योंकि बीच में यहाँ पे पहले से ही माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस यहाँ पे हम लोग 3 को बाहर ले लेंगे, 3 को जब बाहर ले लेंगे और यहाँ पे इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 का 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे +50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आया वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 49, और यहाँ पे कोई आपका चीजें कोई माइनस मिस नहीं हो रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4i कैप -5j कैप, और यहाँ पे भी दोनों जगह यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 89 हो जाएगा, प्लस आपका 35 में से 8 आपका माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा क्योंकि 35 प्लस है, यहाँ पे -8 कर दिया हमने, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 50 में 14 ऐड कर देना है, तो 64 इंटू 3 हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे 35 इतना आ जाएगा, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे 13 135 आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 3 पहले से ही था, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 192। इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करिए तो 2 5 2 7, और यहाँ पे 13 आपका एग्जाम 1 आपका पावर हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 5 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 17 एक 18, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 2 3 3 6 हो जाएगा, 1 2 और 3 2 5 एक 6 6 8 3 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एग्जामिनेशन में इतना हार्ड एडिशन नहीं देगा, कुछ एक छोटी सी वैल्यू आएगी, तो इस प्रकार से भी अगर आपको आ जाए एग्जामिनेशन में तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। बॉक्स ऑफ एबीसी चाहे पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड आल्सो फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब आपसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि वही जो ए बी सी का वैल्यू था, वही ए बी सी के वैल्यू को अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस रहेगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले होता क्या है इसको देख लेते हैं। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर। तो इस प्रकार से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, VTP। क्यों लिखा है, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में VTP हमने लिख दिया। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वी कैन आल्सो फाइंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय गिवन फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लोग इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। चाहे आप ए क्रॉस बी, पहले बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उतना जिससे जैसे उतना वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से जब ए डॉट सी और बी वेक्टर का डॉट कर देते हैं, ए डॉट बी निकाल के सी वेक्टर के
डॉट कर देते हैं, फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो उतना ही वैल्यू निकल के आता है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी का अगर मॉड लिखें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बी क्रॉस सी साइन थीटा एन कैप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा नोन होगा। तो अगर आपको ए वेक्टर की वैल्यू पता है, बी क्रॉस सी की वैल्यू पता है और यहाँ पे आपको एंगल पूछा जाए, एंगल भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दो फॉर्मूले होते हैं जिससे आप क्या निकाल सकते हो, स्केलर सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए अब इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इन तीनों को वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3 कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पे 5j कैप है ना। और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 7k कैप, 7k कैप। ठीक है, बी वेक्टर की वैल्यू है। इसी प्रकार से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सी वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। इन तीनों वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर मतलब हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा, ए डॉट सी पहले निकालते हैं, ए डॉट सी के साथ बी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, फिर ए डॉट बी निकालते हैं, फिर सी के साथ डॉट कर देते हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आइए करते हैं। पहले हमको क्या निकालना है, ए डॉट सी निकालना है। ए डॉट सी निकालिए कैसे, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा, मतलब ए और सी को पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पे, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। इस प्रकार से अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी है, 5 4 जा i का i के साथ ही होगा तो 5 4 जा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 35 हो जाएगा और 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 35 में 12 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 47 हो जाएगा और 47 में से 20 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 जो कि माइनस में आएगा। तो ए डॉट सी की वैल्यू हमको पता चल गई। अब इसी प्रकार से अब इसका ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, बी के साथ। तो बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 27 बाहर रहेगा और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप माइनस 10j कैप और माइनस 7k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी तुरंत निकल के आ गई। ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, देखिए ए का डॉट प्रोडक्ट पहले दूर वाले के साथ मतलब सी के साथ, और फिर बी जो बचा हुआ वेक्टर है यहाँ पे लिख देंगे, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट पास वाले वेक्टर के साथ, फिर इसका सी वेक्टर जो बचा हुआ वेक्टर है उसको लिख देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर लीजिएगा। अब चलिए आइए, अब हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी पहले निकालना है। ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, 4i कैप माइनस 5j कैप, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस आपका क्या था, 3k कैप ना, हाँ 3k कैप। और यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 7k कैप, 2i कैप माइनस 10j कैप माइनस 7k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 5 जा 50, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 माइनस 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस हो जाएगा 58 माइनस 21, यहाँ पे 21 माइनस करेंगे 58, 8 में से 7,
5 में से 2 गया 37 आपका कितना आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सी वेक्टर की वैल्यू 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप, यहाँ पे 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप यहाँ पे आ गया निकल। अब दोनों वैल्यू जो आई है ए डॉट सी डॉट बी जो निकल के आई है माइनस कर देंगे ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर के रूप में, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले -27 आया था, अब यहाँ पे -27 आया था और यहाँ पे हमने बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप, यहाँ पे -7 के कैप था, यही था ना, ये आपका ए डॉट बी, हाँ यही था, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने किसका लिखा है, ए डॉट सी पहले लिखा था, ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आई थी 27 माइनस 27, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया माइनस। अब यहाँ पे ए डॉट बी के वैल्यू कितने आगे, पूरी ये वैल्यू कितने आगे 37 और यहाँ पे 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो वेक्टर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपका टाइम ज्यादा टेक करें, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को जब इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, जब एक दो बार कई क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे इसको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 27 का बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 37 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को आपस में माइनस कर लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद का आपको होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर दिया और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए आपका, हाँ यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड बेस प्रोडक्ट। आपको जियोमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताना है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का और आपको बेस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करवाते हैं तो क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका किस डायरेक्शन में आएगा, ये उस चीज को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट और बेस प्रोडक्ट को बता दूंगा, फिर उसके बाद देखिए, जैसे आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे राइट हैंड को रखेंगे ए वेक्टर पे और इसको हैंड को कर्ल करेंगे, तो जो ये वाली डायरेक्शन आएगी यही आपका क्या बताएगा, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के बताएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना, ए क्रॉस बी आपने समझ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए कैसे लिखना है, क्या लिखना है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस रिजल्ट इन अ थर्ड वेक्टर। यहाँ पे थर्ड वेक्टर निकल के आता है। जब भी हम लोग सी वेक्टर ए क्रॉस बी करवाते हैं तो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर निकल के आता है, सी वेक्टर। दिस वेक्टर इज, यही वेक्टर जो होता है, ये जो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जिस परपेंडिकुलर जो आपका सी वेक्टर होता है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपके एक डायरेक्शन, ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, हमने हैंड को कर्ल किया तो ये जो डायरेक्शन आया ये किसका है, सी वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू बता दिया गया है, या चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिखिएगा,
यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। एक सी वेक्टर निकल के आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हम लोग जानते हैं थीटा आपका एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर। दिस इंडिकेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर। और यही जो आपका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है कि ये जो ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये किसको बताता है? ये किसको बताता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए क्रॉस बी से दिखाया जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो कोई भी पैरेललोग्राम है उसका अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया बताना हो तो आप डायरेक्ट उसका ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब फिजिक्स में इसका यूज क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देखिए, इन फिजिक्स द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज लाइक टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल, टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टाउ आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में कुछ एग्जाम्पल होते हैं उनके लिए आपका क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स अप्लाइड। आर आपका पोजीशन वेक्टर होता है, फोर्स आपका फोर्स अप्लाइड होता है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग टॉर्क वेक्टर इंडिकेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिधर आपका डायरेक्शन होता है आर क्रॉस एफ का, वही डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इन प्रोड्यूसिंग रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का आपने क्या जान लिया? फिजिकल इंटरप्रिटेशन जान लिया, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जान लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग वेज प्रोडक्ट का भी देखेंगे कि इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका जो आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है ये क्या होता है। चलिए, यहाँ पे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका क्या होता है? द वेज प्रोडक्ट फॉर, जो हम पहले वेज प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं। वेज प्रोडक्ट क्या होता है? एक आपका कोई एक्सटीरियर अलजेब्रा का रिजल्ट होता है। मतलब इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? अ वेज प्रोडक्ट फॉर एक्सटीरियर प्रोडक्ट। ये आपका एक एक्सटीरियर प्रोडक्ट होता है इन मल्टीलीनियर अलजेब्रा डिफरेंशियल ज्योमेट्री फॉर टू वेक्टर ए एंड बी एंड इन एन डायमेंशनल स्पेस। द वेज प्रोडक्ट को किस प्रकार से दिखाते हैं? ए और कैप, इसको किस प्रकार से दिखाते हैं? ए कैप बी से। और ये जो कैप है बीच में लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेज प्रोडक्ट ऑपरेटर बोलते हैं। और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, जो भी आपका सी निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया प्रोड्यूस ऑफ बाई वेक्टर which represent an oriented the magnitude correspond to the area of the parallelogram spanned by A and B। और ये आपका A and B का एरिया को यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस A। और आपका बाई वेक्टर B जो होगा वो आपका, या A वेज प्रोडक्ट B जो है, किसको बताएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, ठीक है। आते हैं आगे। फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इन फिजिक्स पार्टिकुलरली द कॉन्टेक्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म मैनीफोल्ड द वेज प्रोडक्ट इज यूजफुल टू एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज लाइक फ्लक्स सर्कुलेशन। फ्लक्स और सर्कुलेशन को दिखाने के लिए हम लोग वेज प्रोडक्ट का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में द वेज प्रोडक्ट कैन बी डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वेज प्रोडक्ट किसको बताता है? रिलेशन को बताता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, अलाउइंग फॉर अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल लॉज इन कर्व्ड स्पेसेस। और उस कर्व पे जो कि आपका जो भी फिजिक्स के लॉ है वो वायलेट न होते हुए इस वेज प्रोडक्ट ऐसा है, अगर हम लोग वेज प्रोडक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अप्लाई करते हैं
तो ये आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशंस को बताता है, और इस रिलेशन को इस प्रकार से बताता है कि कोई भी फिजिक्स का लॉ वायलेट ना हो। कैप्चर्स द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग ओवर सरफेस, देयरफॉर रिलेटिंग वेक्टर फील्ड इज अ सरफेस इंटीग्रल। तो इस प्रकार से बेस प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यहां से आपका यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहला, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला आपसे कह रहा है कि अगर a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड आपस में इक्वल है तो सो दैट a स्क्वायर एंड बी वेक्टर आर द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, तो पहला का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है। पहले ए वेक्टर का मतलब हमको दिखाना है कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। मतलब अगर हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को बेसिकली परपेंडिकुलर, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। देखिए क्या है, हमको क्या दिया गया है, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए माइनस बी वेक्टर का मॉड। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों स्क्वायर को पहले ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर दो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड को इस साइड लेके आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर और डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर को हम लोग क्या 4 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जहां पे हमने बताया था कि जो ए डॉट बी होता है, अगर इनके बीच में थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, थीटा अगर 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे जो आपका थीटा जो ए डॉट बी के वैल्यू 0 कब होती है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे आपका ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होना चाहिए, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब आपका थीटा क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी तो थीटा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से a डॉट बी आपका जब 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर ड्यू टू विच a डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आप सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसको आइए फिर से रीडिंग कर लेते हैं एक बार और।
देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू सम ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप सच दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। मतलब इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर में क्या जोड़ें कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो z एक्सिस के अलोंग हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है z एक्सिस के अलोंग सच दैट जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हो जाए। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं जो जो वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पे दूसरे का सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ही था ना, इसको एक बार देख लूंगा। और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहां से मैं लिख लेता हूं। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस प्रकार से दोनों वैल्यू हमको दी गई है। मान लेते हैं कि सी वेक्टर जो है, और इनका पहले एडिशन कर लेते हैं क्योंकि इसी में तो ऐड करना है a प्लस बी। ए प्लस बी में हम लोग क्या जोड़ें कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो z के अलोंग हो जाए। तो कैसे करेंगे, पहले a प्लस बी यहां से निकाल लीजिए। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3i कैप हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस या प्लस हो जाएगा j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन इतना ही तो आएगा। और यहाँ से अब इसमें मान लेते हैं कि लेट हमारा सी वेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेक्टर हमको निकालना है। तो सी वेक्टर मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया गया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में दिया गया है। तो अगर हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हम लोग को यही ना कहा गया था कि a प्लस बी में हम लोग क्या जोड़ें। मान लीजिए कि हम लोग सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी में, a प्लस बी में हम लोग सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखिए, a प्लस बी में हम सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी सी वेक्टर को पहले लिखना है ना क्योंकि सी वेक्टर में ऐड करना है। तो सी वेक्टर में a प्लस बी को ऐड कर लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे y नहीं लिखना है, हाँ y प्लस 1 हो जाएगा और j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन आपका z, ये z है आपका, z प्लस 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि पहले हमको a प्लस बी निकालना है। और a प्लस बी में यही तो क्वेश्चन में कहा गया था कि सी में कितना, सी वेक्टर को कितना ऐड करें कि वो z एक्सिस के अलोंग हो जाए। तो z एक्सिस के अलोंग जब आपका होगा तो z एक्सिस का अलोंग, आपका z एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, हमको पता है कि k कैप होता है। ठीक है, ये z एक्सिस के मतलब इस पूरे टर्म को हम लोग k कैप के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमको z एक्सिस के अलोंग ही ये तो बताना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 जो होगा, यहाँ पे अगर इन दोनों साइड को देखें तो यहाँ पे x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। कैसे 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे आई कैप वाला सेक्शन है, यहाँ पे कोई भी आई कैप नहीं है तो इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। y को इसी प्रकार से y प्लस 1 0 लिख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप क्या करिए, आप z प्लस 6 लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा क्योंकि इधर भी k कैप है तो हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो z प्लस 6 का अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो टोटल जो सी वेक्टर मतलब x y और z की वैल्यू हमको पता चल गई जो कि z एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे x y z की वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा
जे कैप माइनस जे कैप, क्योंकि y की वैल्यू -1 है तो माइनस जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस जेड आपका क्या हो जाएगा, -5 है तो यहाँ पे -5 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो सी इतना वेक्टर हमको ऐड करना पड़ेगा जब ये आपका रिजल्टेंट होगा, जो a प्लस बी का रिजल्टेंट होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही क्वेश्चन तो हमको करना था। यहाँ पे एक बार और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू सम ऑफ, यहाँ पे दिया गया है ना द सम ऑफ, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो सम है उसमें हम लोग क्या जोड़ें कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ जाए। तो यही क्वेश्चन तो मैंने किया। पहले मैंने इन दोनों का सम निकाला, सम निकाल के मैंने सी वेक्टर मान लिया, कि मैंने सी वेक्टर मान लिया कोई वेक्टर है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है, तो सी वेक्टर हमने क्या कर दिया, इन दोनों के सम में ऐड कर दिया और उसी को ऐड करके यहाँ पे सी वेक्टर का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो कैसे करना है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, फिर इसके बाद लॉन्ग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है हमको। ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू हमको पता है। बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, -2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ पे प्लस 3k कैप। अब इन दोनों का हमको ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब यहाँ पे अगर ए वेक्टर इस प्रकार से है, बी वेक्टर इस प्रकार से है, तो अगर हमको प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। कि ए वेक्टर पे अगर मैं बी वेक्टर को ड्रॉ कर दूं तो वही इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऊपर ड्रॉ कर दूं तो ये इस पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ए का, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ऑन बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, सॉरी यहाँ पे हमको बी पे करना है ना। ठीक है, यहाँ पे आप बी वेक्टर मानिएगा, तो बी वेक्टर यहाँ पे है, इस पे अगर मैं ए वेक्टर को भी ड्रॉ कर दूं तो यही इसका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोजेक्शन निकालना पड़ता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी का फॉर्मूला होता है किसका, ए डॉट बी का फॉर्मूला रख दीजिएगा अपॉन जो नीचे रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड आएगा बी वेक्टर का इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको ए डॉट बी निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। अगर वहीं पे मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दे दे आपसे, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए ए वेक्टर पे, तो क्या निकालेंगे, ए डॉट बी पहले निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ पे बी पे निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जिस पे निकालना रहे, ऑन ए वेक्टर निकालना रहे तो ए से डिवाइड कर देंगे, बी से निकालना रहे तो बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चीजें आप समझ लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट, इससे मतलब जाना जाता है कि इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। देखिए अब आइए ए डॉट बी निकालिए, इन दोनों वेक्टर का कितना हो जाएगा, -4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 -3 अपॉन मॉड ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ गया। देखिए क्या आ गया, और यहाँ पे 437 यहाँ पे मतलब 2 आ जाएगा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 9 9 18 18 प्लस 4 22 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। अब आते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, हमको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी बताना है। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट वेक्टर पहले ए प्लस बी आप निकाल लीजिए, ए प्लस बी दोनों वेक्टर को ऐड करिए, कितना आएगा देखिए
इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप, और यहाँ पे प्लस आपका कितना है माइनस 2i कैप, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2i कैप, और यहाँ पे कितना था माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यही था, एक मिनट चेक कर लूं यहाँ पे, हाँ यही था। अब इसको क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है, तो देखेंगे 2i से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 3j आपस में ऐड हो जाएगा तो 6j कैप, और यहाँ पे k कैप एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो a प्लस बी का किसके डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मान लेते हैं, n कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो a प्लस बी जितना आया है पहले उसको लिख लीजिएगा ऊपर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, मतलब जो वेक्टर है पहले उसको लिखना है, मतलब यहाँ पे वेक्टर हमने कितना लिया है a प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग किसके निकल जाएगा, a प्लस बी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे 6j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे हो गया अपॉन इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 जा 36 प्लस 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे नीचे आपका अंडर रूट 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n कैप जो होगा ये किसको बता रहा है, दूसरे का आंसर है, मतलब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब आते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में आपका 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लॉन्ग में। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्केलर या डॉट या क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, मतलब हमको स्केलर प्रोडक्ट बताना है, वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, और हमको बताना है कि गिव दियर एप्लीकेशन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और हमको पहले एप्लीकेशन भी दोनों का बताना है और उसके बाद हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है इन दोनों वेक्टर का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट, इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। ए डॉट बी आपका क्या होता है, ए डॉट बी आपका मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको सॉल्व करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ ईच अदर, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन एज, अगर मान लीजिए ए वेक्टर इस प्रकार से है, बी वेक्टर इस प्रकार से है, ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे हेंस मॉड ऑफ ए वेक्टर ए के बराबर, मॉड ऑफ बी बी के बराबर हो जाएगा, तो ए डॉट बी को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। नोट, it is also called a dot product because the dot product of 2 vector always scalar quantity. Due to this reason dot product also called the scalar product. तो यही मैंने बताया था, the angle between a vector and b vector is given as below. a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पे a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप चाहे तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्केलर प्रोडक्ट आपका डिफाइन हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे दिखा दीजिएगा। इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू जितनी आएगी वही वैल्यू बी डॉट ए की भी आएगी, यहाँ पे वेक्टर रहेगा। ठीक है, इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ए का पहले डॉट होगा बी के साथ और प्लस ए का डॉट होगा सी के साथ, तो यहाँ पे दिखा गया है।
ठीक है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन क्या होगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए करते हैं। जैसे ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर अगर प्रोजेक्शन निकालना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का ही तो यूज करते हैं, ए डॉट बी अपॉन यहाँ पे बी पे निकालना है तो मॉड ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन निकालने के लिए इस प्रकार से यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू चेक इफ टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। हम लोग चेक कर सकते हैं, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है उससे चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं कि पैरेलल हैं। ये हम चेक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे आपका a डॉट बी कब आपका परपेंडिकुलर, a और b वेक्टर कब परपेंडिकुलर होंगे, जब आपका थीटा की वैल्यू, इनके बीच में थीटा की वैल्यू क्या होंगी, थीटा की वैल्यू क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री होगी ना। ए बी जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द वर्क डन। हम लोग वर्क डन निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट एस। इस प्रकार से हमने वर्क निकालने के लिए यस जो है डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी प्रकार से वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट लेट a and b vector are two vector makes angle theta with each other, then vector product a vector and b vector are given as follows। इसको कैसे हम दिखा सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा n कैप के बराबर होगा, और a वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला होता है ए डॉट बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप यहाँ पे किसको बताता है, एन कैप ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा गया वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर बोथ। यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम एन कैप का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर ऑलवेज वेक्टर, हेंस इट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, दो वेक्टर का तो एक वेक्टर मिलता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं। इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ बिकॉज द डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू माइनस b क्रॉस a के बराबर, सॉरी b क्रॉस a के बराबर नहीं होती है। ये कब बराबर होगी, जब a क्रॉस b की वैल्यू क्या कर लें, माइनस b क्रॉस a अगर लिख दें तो ये वैल्यू आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, a क्रॉस b पहले होगा प्लस a क्रॉस c होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे दिखा लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका एप्लीकेशन आते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हमको पता चल गया कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हमको ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो वही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अगर दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के बीच में निकालने के लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर निकालने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका टॉर्क, ठीक है, एक एग्जांपल आपको दिया गया है टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क का एग्जांपल दिया गया है। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, जो कि यूज है, एक एप्लीकेशन है किसका, टॉर्क एक एप्लीकेशन है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे टॉर्क वाला भी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो।
चलिए यहाँ पे ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हमको क्या निकालना था, एक क्वेश्चन भी दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो दो वेक्टर पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर कितना दिया गया है, बी वेक्टर कितना दिया गया है, दोनों को लिख लेते हैं। यहां से देखिए दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा गया, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, और यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया गया है। बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 3 2 और यहाँ पे 1। यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपको इस प्रकार से वैल्यू दी गई है। क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालिए इनका। ए क्रॉस बी निकालने का मेथड डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के कैप, यहाँ पे रखेंगे 1 3 2 माइनस 2 3 और यहाँ पे 1 और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप बाहर ले लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जे कैप लेते हैं, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के कैप, यहाँ पे प्लस के कैप, के वाले कॉलम को रो और कॉलम को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा यहाँ पे 8i कैप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे -8k कैप हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 8k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका मॉड निकाल दीजिए, इनका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देंगे तो यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा 8 आया है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 64 प्लस 64 प्लस 64, तीनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 एक 19 192 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकल के आया है वो इतने के बराबर निकल के आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक पहला है, शो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। हम लोग जानते हैं कि जो आपका ए डॉट बी क्रॉस सी है वो किसको दिखाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को दिखाता है। थ्री वेक्टर फॉर्मिंग द थ्री एजेस, जहां पे थ्री वेक्टर फॉर्मिंग द थ्री एजेस ऑफ अ वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, so that the magnitude of cross product represent the area of parallelogram। तो यहाँ पे हमको बेसिकली प्रूव करके दिखाना है कि जो A डॉट B क्रॉस C है वो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को दिखाता है, और हमको बताना है कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दिखाता है। तो आइए प्रूव करते हैं। बेसिकली ये जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, आपका यही वाला प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या लिखना है, हम एक पैरेललोपाइप्ड इस प्रकार से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड बनाया गया है ना, और पैरेललोपाइप्ड इसका फिगर आपको बेसिकली इस प्रकार से बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और जो एजेस हैं इसके, इसको थ्री वेक्टर्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये आपका
ए और यहाँ पे बी वेक्टर लिया गया है, सी वेक्टर लिया गया है और ये जो है ए वेक्टर के रूप में लिया गया है। ठीक है, यही तीन एजेस को दिखा रहे हैं, तो इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैविंग लेंथ ए बी सी रेस्पेक्टिवली एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपाइड। हमको पता है कि यहाँ पे देखिए ए और बी और सी आपके नीचे लिए गए हैं, तो बी सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही वही आपका बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कहाँ होगा। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि हमारे पास बी और सी वेक्टर हमको दिए गए हैं, तो यहाँ पे अपने राइट हैंड को रखना है। यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं ना, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हैं, तो इन दोनों वेक्टर का कर्ल निकालेंगे, मतलब राइट हैंड को रखेंगे बी पे और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो डायरेक्शन आएगा वही बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे बी क्रॉस सी को देख रहे हैं ना, इस लाइन से दिखाया गया है, बी क्रॉस सी को इस लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका इसके बाद किया क्या गया है, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेस। जो बेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जैसा कि मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल से। तो पैरेललोपाइड का हाइट कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी। अगर हम लोग क्या निकालते हैं बी क्रॉस सी का, जो कि बी क्रॉस सी आपका इस प्रकार से है, बी क्रॉस सी इस प्रकार से है, अगर इसी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग किस पे ले लें, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे इसका अगर प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो यही तो इतना तो ही हाइट है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है अगर इसका प्रोजेक्शन इस पे बता देते हैं तो यही हाइट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू बेस, एरिया इंटू बेस के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं जब इसका हाइट कितना है, हाइट पहले निकाल लेते हैं और यहां से फिर इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हाइट निकालने के लिए हमने देखिए क्या किया है, हाइट निकालने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी निकाला है, जो कि किसके बराबर है, हम लोग जानते हैं कि अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट इस पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ए का यहाँ वाला कंपोनेंट एक साइन थीटा हो जाएगा। तो हमको इस कंपोनेंट से मतलब है, तो मतलब हाइट कितने बराबर हो गया, ए कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो हाइट इतने के बराबर हो गया और यहाँ पे प्रोजेक्शन निकल गया, आपका हाइट की वैल्यू निकल गई। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना है, बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ बेस कितना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किससे दिया जाता है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी से दिया जाता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ बी क्रॉस सी लिख दिया गया और ए कॉस फाई लिख दिया गया और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए और बी का बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ पे लिख देंगे, जो कि प्रूफ है इस पूरे पार्ट का, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोपाइड को बता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंस का क्वेश्चन है सर 21 को मिड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यही आपके जो मिड टर्म मैंने बताया ना, मिड टर्म एग्जाम जो है आपका, उनके सभी के लिए आपको क्या किया है, मिड टर्म एग्जाम के लिए आपका यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मेन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे मिड टर्म के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, दोनों के लिए आपके ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, तो ए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है। तो इसको आइए समझते हैं। तो पैरेललोग्राम एक बना लेंगे हम लोग, एक पैरेललोग्राम आपका इसी प्रकार से तो बनता है। अगर मैं इसको ए लेता हूं, ये ए है तो ये बी है, ये भी बी है, ठीक है, इसी प्रकार से दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर से दिया गया है, ये बी वेक्टर से, तो इसका हाइट
हाइट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो बेस पहले निकाल लें, हाइट निकाल लें, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपका बी है मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहां से, ठीक है। क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, ये जो लेंथ है वो कितना है, हाइट के बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइट आपका एच जो परपेंडिकुलर है एच के बराबर है, जो हाइपोटेनियस है मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर है, मतलब बी के बराबर है, एच बाई बी के बराबर है। तो एच इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा, बेस तो हमको हाइट पता चल गया, बेस कितना था हमारा, बी जो बेस था कितना लिया गया है हमने, बी ए साइन थीटा। जो बेस हमने लिया है क्या लिया है, बी साइन थीटा। यहाँ पे बी साइन थीटा जब बेस हो गया तो यहाँ से ए डॉट बी साइन थीटा, एरिया जो निकल गया, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो कितना होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो यहां से ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे एन कैप आपका गायब हो जाएगा। तो इसी टर्म में आपका ये फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो एरिया जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से इस सॉल्यूशन कर सकते थे। यही आपका यहाँ पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, और सारे चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। लास्ट में एक और बार, जो जो बच्चे आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीएससी मैथमेटिक्स जिन कोर्स में एनरोल है, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीकॉम है, अगर वो लोग हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर सकते हैं, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जिनके लिए अगर आपका बीएससी मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट, इन जो भी तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन रहेंगे उनके लिए केवल आपको 1250 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, पर यूनिट आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, और जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के रूप में बहुत हेल्पफुल होंगे। और इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ है और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक है। और भी अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इतने क्वेश्चन आज हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप चाहे मिड टर्म एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट यूनिट से आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।